हेलो यूपी बोर्ड की जनता, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो देखिए, क्लास 9 तो आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्लास 9 में जैसे तैसे करके कोई कॉन्सेप्ट याद कर लिया। कुछ कॉन्सेप्ट हमको आते थे, गिरते पढ़ते, है ना, किसी ना किसी तरीके से जाते थे, एग्जाम दे करके आ गए और पास हो गए। लेकिन अब है क्लास 10 की बारी। क्लास 10 यानी बोर्ड का एग्जाम। और बोर्ड का एग्जाम यानी अब हमारे जो पुराने फॉर्मूले थे, जिस तरीके से हम लोग पास होकर के आए हैं, जो अप्रोच था वो नहीं चलेगा। यहाँ से हमको शुरुआत से ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और एट द एंड जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तब तक इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी होगी, सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना होगा, जिससे कि वहाँ पे समस्याएं ना हो। ठीक है। और काफ़ी समय से भाई मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, है ना, आपका इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, मेरे और भी डिफरेंट चैनल्स हैं यूट्यूब में, है ना, वहाँ पर। ठीक है। तो सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बैच कब ला रहे हो। तो ये बैच सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है। वेदांत मेंटर्स यूपी बोर्ड, जहां पर हम क्लास 9th और क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को एक साथ बाई लैंग्वेज में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, में पढ़ाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद एट द एंड जैसे नवंबर फाइनल खत्म होता जाएगा, वहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जिससे कि जब हम बोर्ड का एग्जाम देने जाएं तो हमें किसी चीज़ का कोई डर ना हो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर। यानी हर एक कॉन्सेप्ट को आज से और अभी से स्टार्ट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, जिससे हम अच्छे से रिवाइज कर सकें और चीज़ों को करना है। क्लियर। तो आप बढ़िया से अपने भाई बंधु, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो भी क्लास 10th में है, सबको आप भैया ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स है। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, बिल्कुल शुरुआत है, बहुत ही बेसिक से चलेंगे, हर एक चीज को अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है। तो आप पूरा लेक्चर पढ़िएगा। अगर कहीं पे बीच में कहीं जाने की रिक्वायरमेंट पड़े तो थोड़ा सा इसको पॉज करिए, वापस जाइए, वापस आइए और वापस यहीं से स्टार्ट करिए। ठीक है। हर एक चीज को आप जब अच्छे से समझ लेंगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी। जब भी टफ क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपके बेसिक अच्छे हो। अगर आपने कहीं पे भी कोई भी बेसिक मिस किया तो वहां पे समस्याएं होती ही होती हैं। बात सुन में। तो हम लोगों को साथ रहना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, कॉपी पेन साथ रखना है और चीजों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो बात करूं वास्तविक संख्याओं की यानी रियल नंबर्स की, तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर होते क्या है ना। फिर इससे रिलेटेड काफी सारी चीजों को समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्याओं की यानी रियल नंबर की, तो आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा क्या, कि भैया कुछ नंबर्स थे जिनको हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे। याद है क्या होता था। तो हमने कहा सर, एक लाइन होती थी, है ना, जिसके मिडिल में हम क्या करते थे, हमने कहा सर यहाँ पे 0 होता था, इस साइड जाते थे तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती थी, 1 2 3, टू कहाँ तक, बस टू इनफाइनाइट तक। वहीं पे जब इस साइड आते थे तो माइनस वैल्यू मिल जाती थी, -1 -2 -3, कहाँ तक, तो हमने कहा माइनस इनफाइनाइट तक। यानी इधर हमको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाती थी, इधर सारी निगेटिव वैल्यूज मिल जाती थी, है ना। तो हम क्या कहते थे कि वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, तो हमने कहा सर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं जिनको हम क्या करें, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। ये रेखा कौन सी है, वास्तविक संख्या रेखा कहलाती है। और जितने भी नंबर क्या हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में हो, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्या यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण की। ध्यान दीजिएगा भाई, हमने कहा कि वास्तविक संख्याओं के जितने भी क्लासिफिकेशन उनको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि देखो ऐसा है, प्रॉब्लम ये है ना कि कई सारे बच्चों को पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता नहीं डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस क्या होता है ना।
तो उससे क्या होता है, काफी सारे बेसिक्स प्रॉब्लम होती रहते हैं, इसलिए इस वाले पार्ट को सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं की बात में डेफिनेशन तो क्लियर है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर हम वास्तविक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी इनके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की बात कर लेता हूं। तो मैंने कहा सर अगर बात करें वर्गीकरण की, यहां आ जाओ, तो हम वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्याएं, और इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। देखो भैया, हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखेंगे, मैं साथ में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो प्रॉपर रैशनल नंबर लिख लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए परिमेय संख्या। ठीक है, दोनों चीजें साथ चलेंगी, चीजों को अच्छे से समझेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी इंग्लिश वाले टर्म्स अच्छे से आने लगेंगे, तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए तो चीजें अच्छी ही हैं, है ना। तो दोनों चीजें लेके चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। हमने कहा सर अपरिमेय संख्याओं क्या कहते हैं, इनरैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर, IRN। हमने कहा ठीक है सर। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो हमने कहा सर परिमेय संख्या की सिंपल से डिफिनेशन क्या है कि वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सके। क्या? वो नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q की वैल्यू क्या हो, कभी जीरो ना हो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप के जितने भी नंबर हमारे आएंगे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में की बात करूं तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमने कैसा एग्जाम्पल लिख दीजिए छोटू से। तो हमने कहा सर 1 2 3 है ना, 1/2 -1/2, 3/2 है ना, 3.14 5, जो इस टाइप के जितने भी नंबर हैं ये हमारे क्या है, परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। देखो भैया अपरिमेय संख्याओं में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अगर किसी से पूछ लो तो वो ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, डेफिनेशन बता ही नहीं पाता कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अच्छे से समझेंगे और आज इस पार्ट को अच्छे से समझ के जाएंगे। बस समझ में आई? हमने कहा सर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक बात मान लो कि सर वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने कहा सर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो अभी एग्जांपल समझ लो, फिर आगे मैं बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं एक्चुअल में कहते हैं किसे और उसकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो हमने कहा सर अपरिमेय संख्या है वो संख्या है जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे √7 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सारे जो नंबर हैं आपके रूट के अंदर, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं यानी इनरैशनल नंबर कहलाते हैं। अभी के लिए इसको यहीं रखिए, फिर उसके बाद आगे जब मैं बताऊंगा ना तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि अपरिमेय संख्या एक्चुअल में क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ कि कैसे किसी नंबर हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। अभी बात करते हैं परिमेय संख्याओं को। तो हमने कहा सर परिमेय संख्याओं को हम अगले क्या करते हैं, तीन पार्ट में फिर से डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हमने कहा सर परिमेय संख्याओं को हम तोड़ते हैं तीन पार्ट। यहां मैं अभी लिखूंगा फिर उसके बाद अगले पेज की ओर चलते हैं। हमने कहा सर अब परिमेय संख्या हो गई। फर्स्ट परिमेय संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंटीजर नंबर में कहते हैं। क्या? पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं भिन्न, भिन्न संख्याएं। ठीक है, और इसके बाद दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पार्ट को समझ लेते हैं, फिर आप पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, भिन्न संख्याओं की। यहीं पे आ जाइए। तो हमने कहा सर अगर मैं बात करूं भिन्न संख्याओं की,
यानी फ्रैक्शन नंबर की भिन्न संख्या किसे कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर्स, जो हमेशा क्या होता है? हमने कहा सर पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, तो भिन्न संख्याओं को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और सेकंड को हम कहते हैं क्या? आपका मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत आसानी से डिफिनेशन में समझिएगा। तो हमने कहा सर साधारण भिन्न किसे कहेंगे? तो हमने कहा सर भिन्न क्या होता है? जिनको हम की क्या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स क्या है? जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर साधारण भिन्न की बात करूं यानी सिंपल फ्रैक्शन की बात करूं, तो सिंपल फ्रैक्शन वो होंगे जहां पर डिनोमिनेटर यानी क्यू की वैल्यू पी से ज्यादा हो। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या होगा? साधारण भिन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझूं, यहीं पे लिख देते हैं, हमने कहा सर 1/2 हो गया, 3/7 हो गया, 5/8 हो गया, 2/7 हो गया। ये सारे नंबर में आप क्या कर रहे हो कि भैया डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है, यानी क्यू की वैल्यू पी से ज्यादा है। अगर क्यू की वैल्यू पी से ज्यादा है तो हमारे क्या कराएंगे? साधारण भिन्न कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मिश्र संख्याएं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो हमने कहा मिक्स फ्रैक्शन सिंपल सी कहानी क्या हो, जहां पर पी की वैल्यू क्यू से, यानी आपका न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, तो हमने कहा सर पी की वैल्यू ज्यादा है यानी 7/2, इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो हमने कहा सर 2×6 यानी 3, 1/2, 3 से ही 1/2 इस फॉर्म में लिखते हो ना। तो इस टाइप के जो भी फ्रैक्शन होते हैं यानी जो भी भिन्न होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? भिन्न संख्याएं कहलाते हैं। इसके और भी डिफरेंट एग्जांपल हैं, वो आप आराम से समझ सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा कि सर 2 1/2 लिख दीजिए, 3 1/4 लिख दीजिए, तो इस टाइप के जितने भी नंबर हमारे आएंगे क्या आएंगे? मिश्र संख्याएं कहलाएंगे यानी मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं किसी दशमलव संख्या। भैया दशमलव संख्याएं क्या कहते हैं, इनके क्या पार्ट्स हैं? और इसको जरूर समझिएगा भाई, क्योंकि कहीं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं। आप सुनना, आ जाओ यहाँ पे, फिर वापस चलेंगे। हमने कहा सर दशमलव संख्याओं की बात करनी थी। क्या है? दशमलव संख्याएं यानी फ्रैक्शन नंबर। इसको अच्छे से समझिएगा, या यहीं से जो है इनरेशनल नंबर वाला पार्ट आएगा। तो हमने कहा सर दशमलव संख्याओं को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से? ठीक है, हमने कहा सर इसको थोड़ा सा जो है प्यारा सा बना दीजिए। चलो आ जाओ। हमने कहा सर दशमलव संख्याओं को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं शांत दशमलव, यानी शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्या कौन सी हो गई? हमने कहा सर क्या? टर्मिनेटिंग नंबर्स। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर डेफिनेशन की अगर बात करो, शांत दशमलव संख्या क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या हुआ कि भैया आफ्टर डेसिमल क्या हो, उनका कोई एंड पॉइंट हो, तो हमारी क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। यानी आफ्टर डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद जाकर क्या कह जाती है? रुक जाती हैं। इस टाइप की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? टर्मिनेटिंग नंबर यानी टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगी। यानी जैसे 2.17 हो गया, 3.1 हो गया, 2.7325 हो गया, 1.6 हो गया, है ना। तो इस टाइप के जितने भी नंबर हैं हमारे क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, यानी जिसका एक एंड पॉइंट होता है, डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं डिजिट जाके रुकती है। इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आशान संख्या। अब प्रॉब्लम यहीं पे है। हमने कहा सर आशान दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं? दशमलव संख्याएं की बात करें, हमने कहा आशान दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। याद रखिएगा भैया, क्या कहते हैं इसे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहते हैं? कि भैया जिनका एंड पॉइंट ना हो, यानी इनफाइनाइट तक जा रही हो। समझना, मैंने कहा 2.777777, 2.73737373, 2.8356789256,
टू डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल के बाद क्या होता है, जो डिजिट्स होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, तो उस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो जैसे 2.73256 डैश डैश डैश, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। 2.7 बार, बार का मतलब क्या हुआ कि 2.77777 करके लिखते थे। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, अशांत संख्याएं कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो अशांत दशमलव संख्याएं हैं इनको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, हमने कहा सर इनको हम तोड़ते हैं दो पार्ट में। एक होती है क्या, रिपीटिंग नंबर्स, क्या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। आप इसे क्या कह सकते हो, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी को आवर्ती भी कहते हैं, आवर्ती संख्या। ठीक है, हमने कहा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है कि भैया कि जिनमें आफ्टर डेसिमल के बाद क्या हो, एक पैटर्न फॉलो करो, है ना। जैसे मैंने कहा कि 2.7777777 या 2.7373737373। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे हमारे क्या होंगे, आपके रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। और आपको याद होगा 9th क्लास में आपने इन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा था, याद है। मैंने कहा सर जी वो वाले नंबर 2.73 बार वाले, है ना, 0.6 बार वाले या 8.91 बार वाले, इस टाइप के नंबर हमारे क्या आते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी आवर्ती संख्याएं भी कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा भाई। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, मेन माजरा, वो है क्या, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। हमने कहा सर ये कौन से नंबर होते हैं, तो वो नंबर जो आफ्टर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक तो जाए बट किसी भी पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो। मतलब कि भैया डेसिमल के बाद जो नंबर आए, देखो यहाँ पे तो बार लग गया था, 7 3 में बार लगा, मतलब क्या है 7 3 रिपीट हो रहा है बार बार, कोई एक पैटर्न मिल गया। बट इन दिस केस नॉन रिपीटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ आफ्टर डेसिमल के बाद हमें रिपीटिंग पैटर्न, कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने कहा 2.73251 डैश 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 डैश, है ना, ये भी तो आसान संख्याएं हैं, आसान दशमलव संख्याएं हैं, बट इनके साथ क्या है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जा रही है बट कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब आ जाओ पहले वाले पार्ट में, क्या मैंने कहा सर परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं की डिफिनेशन हमने क्या जानी कि वो नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो वो चीज यहां से रिलेट करिए, वो नंबर कौन से नंबर, मैंने कहा सर इसको थोड़ा सा रेड रेड कर दीजिए, ये वाला पार्ट। क्या कि आज के बाद आपसे कोई पूछे कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि अशांत दशमलव संख्याएं जो कि क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, आवर्ती। ठीक है, एक होता है आवर्ती अपवर्ती, है ना। तो हमने कहा आवर्ती हूं, मतलब जो अपवर्ती, सॉरी अपवर्ती कह सकते हो, नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं ना। तो हमने कहा सर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा क्या कि भैया डेसिमल में, क्योंकि देखो याद करो भैया इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 वाले टर्म्स को हमने पी बाई क्यू फॉर्म में जम के लिखा हुआ है, हमने क्लास 9th में ही सीखा है। इनको हम डेसिमल नंबर फॉर्म में, मतलब इनको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही लेते थे, पॉइंट हटाते थे नीचे, वन लगा करके जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते थे उतने जीरो लगा देते थे। यानी भैया क्लास 7th 8th में तो हमने ये सीखा ही है ना, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना, यानी इनको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में। हमने कहा सर जी इसका तरीका तो चलेगा नहीं जो इसमें यूज कर रहे थे, और अगर इसमें कोई तरीका लगाऊं कि भैया पॉइंट हटा दूं, जीरो लगाना शुरू कर दूं, तो भैया इनफाइनाइट तक पॉइंट जा रहे हैं, यानी इनफाइनाइट जीरो लगाओगे तो उसको तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी इन दिस केस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे।
तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भैया अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप कहोगे भैया वो नंबर जिनको PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर आप ये डेफिनेशन कहोगे कि भैया नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। क्लियर? इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये हो गया पार्ट दशमलव संख्याओं का। अब बात कर लेते हैं किसकी? तो हमने कहा सर आ जाइए वापस और बात कर लीजिए पूर्णांक संख्याओं की, क्योंकि ज्यादातर समस्या तो यही है। तो पूर्णांक संख्याओं को अगर डिफरेंशिएट करूं, इनका वर्गीकरण करूं इंटीजर नंबर्स, तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, शॉर्ट में लिख दूं, या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। वहीं पर दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं यानी निगेटिव इंटीजर नंबर, शॉर्ट में लिख दिया है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा, क्या पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? हमने कहा सर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे? तो जो नंबर क्या होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज तो और समझ लेते हैं, भैया पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे यही तो बता दो पहले। तो मैंने कहा सर पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो सिंपल से समझना, कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। आज के बाद कोई पूछे कि भैया इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे भैया कंप्लीट नंबर को इंटीजर नंबर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल सुनना, मैंने कहा सर कंप्लीट नंबर का क्या मतलब है, सेंस को समझ में नहीं आया। तो एक कहानी सिर्फ इतनी है कि भैया मेरी क्लास है और मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं। बाहर से सर आए, सर ने मुझसे कहा कि सर 2 बच्चों को बुला लीजिए या बाहर क्लास के भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 बच्चों को उठाया, कहा भाई जाओ, चले गए। अब सर अगर अंदर से मतलब बाहर से मुझसे कहें कि भैया 2.5 बच्चों को भेज दो, तो क्या मैं भेज पाऊंगा? क्या मैं 2 को कंप्लीट और 1 को आधा करके भेज दूंगा क्या? नहीं ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यानी आप सब लोग जो हो क्या कंप्लीट नंबर हो, जाओगे तो पूरे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। ठीक है, यानी आप इंटीजर नंबर्स, बात समझ में आई? इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में कहूं तो भैया नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग, इसकी डेफिनेशन भी डाल ही लो भाई। हमने कहा नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। अच्छा जी, हमने कहा सर P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा बता दो एक बार तो मजा आ जाए। तो एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या है? कंप्लीट नंबर हैं, ये आधे नहीं आएंगे। अगर बाहर से सर कहेंगे भैया 2.1 बच्चों को भेज दो, तो मैं नहीं भेज सकता, किसी की उंगली थोड़ी काट के भेज दूंगा, है ना। तो इन दिस केस कि भैया आप जाओगे तो कंप्लीट जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, है ना। यानी जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर नंबर कहलाते हैं, यानी आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ में आया? डिफिनेशन कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे कि भैया वो नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q की वैल्यू क्या हो? 1 हो, हमारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल से समझना, -1 -2 टू लेकर के -इनफाइनाइट तक जितने भी पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। यानी -1 टू इनफाइनाइट, सॉरी -1 टू -इनफाइनाइट तक जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर नंबर की यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की, तो हमने कहा सर 0 1 2 3 डैश 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 टू इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं यानी इंटीजर नंबर्स हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर जी 0 तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो उसको क्या रखते हैं? तो भैया इसके लिए पता है, याद रखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, पॉजिटिव इंटीजर नंबर ना कह करके हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। तो मैं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की जगह हम यूज करते हैं भैया कि वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर जितने हैं सब इसमें आ जाएंगे, तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं इन जनरल। अच्छा जी, अब बात करूं पॉजिटिव इंटीजर नंबर की, तो इनको भी यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो हमने कहा सर प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं यानी
1 टू इनफाइनाइट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं, एक से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वहीं पर एक आता है होल नंबर्स। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? हमने कहा सर जीरो को इंक्लूड कर लीजिए, 0 1 2 डैश डैश टू इनफाइनाइट, यानी 0 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से इनफाइनाइट, पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर इनफाइनाइट। यानी पूर्ण संख्याओं में हम क्या करेंगे? 0 को इंक्लूड करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब कंडीशन में कभी कभी होता है ना, n बिलोंग्स करता है कि भैया n संबंध रखता है प्राकृतिक संख्याओं से, तो वहां n की वैल्यू कभी 0 नहीं रखोगे। n संबंध रखता है पूर्ण संख्याओं से, यानी वहां पे n की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर देता है, और जब ऐसी कंडीशन देता है तो आंसर्स में डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और बाकी सारी चीजें। बात समझ में आई? क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आई? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आप 8th में भी पढ़ के आए होगे, 9th में भी पढ़ के आए होगे, 7th में भी पढ़ के आए होगे, लेकिन एक बार इन सब चीजों को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट था। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, यानी इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की। जल्दी से ध्यान दीजिएगा भाई लोगों, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी ये थ्योरम क्या कह रही है इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो भैया कह रहा है कि द थ्योरम ऑफ स्टेट, क्या इसको हम कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अब अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या है? हमने कहा सर यह प्रमेय बताता है कि एक से बड़ा प्रत्येक पूर्णांक अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी एक से अधिक जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में रखते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा मन में रखना कि सर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, थोड़ा सा एक बार मैं लूंगा। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके से दो फैक्टर्स हों, यानी जिसके से दो गुणनखंड हों। कौन कौन से? हमने कहा सर एक और वो खुद, वन एंड इटसेल्फ। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो हमने कहा सर जैसे दो के अगर फैक्टर गुणनखंड की बात करूं तो या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, हमने कहा सर तीन के फैक्टर की बात करो तो 3 होगा या तो 1 होगा। हमने कहा सर 11 के भी दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 11 या तो 1, और किसी नंबर से डिवाइड करने पे 11 क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, 1 1 और वो खुद। तो हमारे इस टाइप के संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं, तो वो संख्याएं जिनके एक से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। एक से अधिक गुणनखंड, सॉरी दो से अधिक गुणनखंड, क्या वो संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपके भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर जी 4 को ले लीजिए, 4 के गुणनखंड की बात करो तो एक से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो देखा जाए इसके क्या है? 3 फैक्टर हो गए। हमने कहा सर 12 ले लीजिए, यहीं पे ले लेंगे। हमने कहा सर 12 को ले लो, तो 12 लोगे तो भैया 2 से भी जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं, है ना? तो जो भी हमारे पास संख्याएं हों और जिनके फैक्टर क्या हों, दो से अधिक हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके सिर्फ दो फैक्टर है वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को फिर से समझते हैं कि अंकगणित मूलभूत प्रमेय क्या कह रही है? यह प्रमेय बताता है कि एक से बड़ा प्रत्येक पूर्णांक, एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक हो उसको हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे फैक्टर अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी भैया जैसे मैंने कहा कि सर 6 है तो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, चाहे आप 3 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 3 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर्स में, गुणनखंड फैक्टर्स वही होंगे। ठीक है, यानी दिस थ्योरम स्टेट क्या कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी इंटीजर नंबर को हम क्या कर सकते हैं?
यूनिक प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी कहानी है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। वैसे आपने क्लास 8th में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है, एक बार यहां से बस समझने वाली बात है। तो हमने कहा सर क्या कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक संख्याएं हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अभाज्य, सॉरी लिखिएगा अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल में, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, हमने कहा सर थोड़ा सा इसको क्या पूर्णांक संख्याओं के अभाज्य को क्या कर सकते हैं, अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझेंगे, मजा आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, यहीं पे हमने कहा कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और यहीं पे हम समझ उस वाली थ्योरम का, इस थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे? हमने कहा सर कह रहा कि 120 एंड 850 सॉरी 120 एंड 850 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। हमने कहा सर बाय यूजिंग क्या, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का यूज करके प्रयोग करा, तो हम क्या कर सकते हैं 120 को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। और कैसे निकालते हैं? हमने कहा सर आज तक तो हमने कई बार ये चीज की है, बचपन में हमारे सर जी जितने भी गुरुजन थे वो हमको यही सिखाते थे कि भैया ऐसे करके लिख लो, याद है ना? ध्यान दो भाई, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्लियर हो गया तो आगे की कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आता होगा आपको, एक बार बस समझने वाली बात है। तो हमने कहा सर 120 देखा, 120 देखा, इसको डिवाइड करने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हमने कहा सर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, और 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 से डिवाइड किया जाएगा 6 0, हमने कहा फिर 2 से डिवाइड किया ये आ जाएगा 30, फिर से 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 15, हमने कहा सर 3 से जाएगा तो ये 3 5 एंड ये हो गया 5 और 1, यानी 120 के फैक्टर्स लिखें तो किस फॉर्म में लिखेंगे? तो हमने कहा सर जी इसको हम लिख सकते हैं 120 बराबर कितना, 2 1 2 3 5, यानी 1 2 और 3 3 और 5, इन सबको मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया और यही इनके क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। अच्छा जी, कोई ये लिख दे कि नहीं सर जी हम तो 3 को पहले लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ने कह दिया नहीं सर हम बड़े वालों को पहले लिखेंगे, 5 इंटू 3 लिखेंगे, फिर 2 2 2 लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करोगे यही आने वाला है। बात सुन में यही चीज जो ये आखिरी स्टेटमेंट क्या कह रहा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के क्रम की परवाह किए बिना, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पैटर्न में लिख रहे हैं, किस क्रम में लिख रहे हैं, बस ये फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। कंडीशन अप्लाई, अगर को प्राइम हो गया, सॉरी प्राइम फैक्टर न हुआ तो उस कंडीशन में उसको और हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम जो भी नंबर लिखेंगे हमेशा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स में लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, थ्योरम समझ में आई और इसका यूज भी। चलिए अब करते हैं अगले सवाल की ओर। हमने कहा सर जी अगला सवाल उठाइए, क्या कह रहा है 850, ओके कह रहा है इससे नहीं चलते, इसी को उठाते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर जी आ जाइए। मैंने कहा सर 850 उठाते हैं, 850 और फैक्टराइजेशन करना है फिर से एक बार। तो हमने कहा 850 है, इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, कर दीजिए 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। हमने कहा सर यूनिट प्लेस में 5, यानी 5 से तो जाएगा ही, डिवाइड कर दो 5 से, 5 5 8 14, 5 8 40 और 40 2 यहाँ आ जाएगा 25 25। हमने कहा सर फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5 5 7 35, हमने कहा 17 एक अभाज्य संख्या है तो 70 से ही जाएगा और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। तो देख लीजिए 850 के फैक्टर भी यहाँ आ गए, चलो इसको भी लिख देते हैं। हमने कहा सर 850 इक्वल टू क्या होगा,
2 इंटू 5 इंटू 17 और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ना 850 ही मिलेगा। कई बात समझ में क्लियर है? फैक्टर करना समझ में आया? ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि संख्या 3825 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी इस नंबर को क्या करना है, 3825 को प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है। मैंने कहा ठीक है सर, यानी जल्दी से क्या करिए, इसका भी फैक्टर निकाल लीजिए। हमने कहा सर अभी आपने बताया 3 कि किसी भी नंबर का हम फैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना जी। तो आइए जल्दी से ध्यान देते हैं। तो हमने कहा सर इसका फैक्टर निकालना है और हमने यूनिट प्लेस में 5 देखा। देखो एक चीज है, आप या तो सबसे पहले शुरुआत से चलिए, 2 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, 5 से, 7 से, ऐसे करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें दिख रहा है कि भैया ये 5 से तो डायरेक्टली जा रहा है, तो पहले 5 से ही डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। बात समझ में? यानी जो नंबर पहले लगे कि यार इवन नंबर है, 2 से चला गया, यूनिट प्लेस में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। या फिर 3 से होगा तो 3 से तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो जिस नंबर से डायरेक्टली आपको दिख रहा हो कि भैया इस नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, आप पहले वही नंबर ले लो। तुमने कहा सर 5 से डिवाइड होने को दिख रहा है, हमने 5 से लिया, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35, 35 ये हो जाएगा 32, 32 यानी 5 6 31 और 2 5 25। हमने कहा ठीक है सर। फिर यूनिट प्लेस में 5, तो हमने कहा सर 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 वन सा 5, 2 आया, 5 25, 25, 25 ये आया तो 1, 5 15, 153। हमने कहा ठीक है सर। अब 153 दिखा तो हमने कहा सर ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 से तो नहीं जा रहा। तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 एकम 3। ठीक है, हमने कहा सर 51 है, 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, सॉरी हाँ 3 एकम 3 और 2 3 7 21। हमने कहा सर 17 एक प्राइम नंबर है तो आ गया 7। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर करेंगे। पैटर्न क्रम पर डिपेंड नहीं करता है, आपको जो नंबर सही लगे उस नंबर से स्टार्ट कर दो, बस उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ये वाली बात है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैंने कहा सर जी 3825 है, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आप 7। और क्या लिख सकते हो, तो हमने कहा सर जी इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 और यही आपका है फाइनल आंसर। बात समझ में? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना था, हमने लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो ये आ गया इसका अगला पार्ट, अगला कॉन्सेप्ट। देखो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको अच्छे से आ गया, जो मैंने अभी तक बताया वो अगर आपको अच्छे समझ में आया, तो ये वाला पार्ट आपके लिए और आसान हो गया। ठीक है, कई सारे बच्चे एलसीएम एचसीएफ का नाम ही सुन के दुखी हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और रखना, हमने कहा एचसीएफ एलसीएम दोनों, तो एलसीएम भी निकालना है प्लस एचसीएफ भी कर दो। एचसीएफ यानी मासापा और लासापा दोनों को निकालना है। हमने कहा एचसीएफ भी क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ। हमने कहा ठीक है सर जी, यहाँ पे भी ऐड कर लो। ओके, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करना है ये हमको सीखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, मजा आ जाएगी। ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो यार इतने आराम से होते हैं ना कि मक्खन। तो मैंने कहा सर जी सबसे पहले इनको क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 20 के और 15 के प्राइम फैक्टर पहले लिख लो। चलो लिखते हैं। तुमने कहा 24 का अगर प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो ये आएगा 2 से, तो 1, ये हो जाएगा 6, 2 3 6 और 3 और 1। यहाँ तक ये चीजें क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। अब 15 के फैक्टर्स लिख दो। हमने कहा सर 15, वैसे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने कहा सर 3 5 15, 5 और 1। हमने क्या किया, 24 और 15 के फैक्टर निकाल लिए। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमने कहा सर ये हमारा 24 क्या है, 24 है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर जी ये 24 है, प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा, 2 2 और 2 और 3। हमने कहा सर 15 के फैक्टर्स लिख दीजिए, 15 के फैक्टर, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, हमने कहा सर 3 इंटू 5। अब निकालते हैं एलसीएम
और फिर निकालेंगे HCF। एक बार डिफरेंस समझ लेना, काम हो जाएगा। एलसीएम क्या है, हमने कहा सर जी लासा, HCF क्या है, मासा, महत्तम समाप्तवर्तक यानी HCF एंड लघुत्तम समाप्तवर्तक यानी LCM। हमें LCM HCF निकालना है। एक बार अच्छे से चीजों को समझेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं भैया, 10th के बच्चे भी इसमें गलती कर डालते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे 1 नंबर का आपके एमसीक्यू में पूछने के चांसेस बनते हैं। बात समझ में? तो आ जाओ। तो हमने कहा सर 24 और 15 और एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कहता है, या उससे पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मतलब ऐसे समझ सकते हो कि भैया ये दो ग्रुप्स हैं, एक 24 के फैक्टर का ग्रुप है, एक 15 के फैक्टर का ग्रुप। एचसीएफ ने एक पार्टी रखी और एचसीएफ बुला रहे हैं लोगों को, तो एचसीएफ अपनी पार्टी में बुलाने के लिए कुछ कंडीशन दे रहा। क्या कंडीशन दे रहा? बहुत समझदार व्यक्ति था, इसने कहा कि भैया मैं हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हूं तो मेरे पास सिर्फ, मेरी पार्टी में सिर्फ वही लोग आएंगे जो सब में कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है वो अपनी रिश्तेदारी देखें, हमारी पार्टी में वो इनवाइटेड नहीं है। ठीक है, तो इन्हें इनविटेशन में अपने क्या लिखा कि सिर्फ वही व्यक्ति आ सकते हैं, वही अटेंड कर सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अगर 3 होते तो तीनों में कॉमन होते, तभी एसएफ में आते। हमने कहा कौन कौन कॉमन है, हमने कहा सर 2 तो नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 तो आ जाएगा। हमने कहा सर 5 ना इसमें है ना इसमें, यानी ये भी नहीं आएगा। यानी अगर एचसीएफ की बात करोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी दोनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन वाला पार्ट हो, तो हमने कहा सर दोनों में 3 ही कॉमन है तो सिर्फ 3 ही आएगा पर्सन में ही, और यही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ यानी महत्तम समाप्तवर्तक। क्लियर? अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम भैया थोड़े से दयालु आदमी थे, इन्होंने कहा भैया लोगों हमारी पार्टी में सब इनवाइटेड हो, कितने जितने लोग हो सब इनवाइटेड हो, बस एक कंडीशन फॉलो करना। कहीं कौन सी कंडीशन, कहीं जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार आएगा, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये 3 भी आ जाए, ये 3 भी खुशी खुशी आ जाए, ना 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 ना, ये नहीं करना। क्या करना है कि भैया जो दोनों में कॉमन होंगे वो एक बार आएंगे, और इसके अलावा सब उतर आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सबकी मजे मजे। हमने कहा ठीक है सर जी, एलसीएम निकाल दो थोड़ा इस नंबर को। तो इसके लिए एलसीएम हमारा ग्रीन रेड व्हाइट से ले लेते हैं, बहुत साफ दिल का आदमी है। हमने कहा 2 नहीं है लेकिन फिर भी आएगा, 2 इसमें कॉमन नहीं है तब भी आएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 3 और ये 3 एक ही बार आ सकते हैं क्योंकि दोनों में है कॉमन, तो एक बार उतरेंगे। हमने कहा सर जी ये 5 तो ये 5, बात समझ में आई? तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम। क्लियर है? ठीक है, तो 3 तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 8 120, यानी 120। तो एलसीएम इसका 120, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, क्लियर हुआ? किस तरीके से कॉमन लेते हैं ये समझ में आया, रूल समझ में आए? ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी वाले पार्ट में गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ में क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है। अब याद रखिएगा, एचसीएफ मतलब सब में जो कॉमन होगा वही आएगा सिर्फ, एलसीएम सारे आएंगे लेकिन जो कॉमन वाले हैं वो एक बार आएंगे, मतलब ये 3 3 कॉमन था तो एक बार 3 आया, बस। बस में क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलो एक अगला सवाल है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं और फिर अगले पार्ट की ओर चलेंगे। क्या कह रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 210 175 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करिए। हमने कहा सर अभी आपने बताया है, जल्दी जल्दी से इसको बताइए, ध्यान दीजिएगा भाई लोगों। और एक चीज और ध्यान रखिए, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, एक क्वेश्चन आ गया। अगर ये आप क्वेश्चन को लगता है कि यार ये तो मुझसे हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करो, यहीं पे वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद वीडियो ऑन करो, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो, अगर आंसर से और चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं। अगर गलत होता है तो रिवर्स आओ और एक बार रिचेक करो किस स्टेप में तुमने गलती की। और ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं, यहां से जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे सब में इस टेक्निक का यूज करो। जब भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे क्वेश्चन आप कोशिश करोगे खुद से करने की, बस है ना, भी वीडियो पोस्ट करो, इधर चलने रहने दो, लेकिन अपने पेन को चलाओ, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आ जाओ,
क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस होगा उतने अच्छे से क्वेश्चन होगा। तो हमने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके 210 और 175 के एसएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमने कहा सर 210 फिर से उठाया, हमने कहा सर जी ये इवन है, 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 पंचे 10, 2 जीरो और 105। हमने कहा सर अब ये 2 से तो नहीं जाएगा लेकिन 3 से चला जाएगा, तो क्या होगा, तो हमने कहा 3 3 9, 1 3 5 15। फिर हमने कहा सर 35 तो ये 5 से चला जाएगा, तो 5 7 35 और 7 से जाएगा तो 1। तो इस तरीके से 210 के फैक्टर निकल रहा है। बात सुन में, हमने कहा ठीक है सर। अब 175 पे आ जाओ, 175 के फैक्टर निकालते हैं। तो हमने कहा सर यूनिट प्लेस में 5 देगा, हम 5 से डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है कर लीजिए भैया, आपकी मर्जी। ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, है ना, 15 है तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 25 बनेगा, तो हमने कहा बचेंगे 25। हमने कहा सर ये तो फिर 7 5 से जाएगा, क्या 5 7 35 और 7 1 कम 7, काम खत्म। संख्या ज्यादा लंबी लाइन खींच दो। यहाँ तक क्लियर है? हमने कहा सर दोनों फैक्टर है, जल्दी से लिख दो भाई। तो हमने कहा सर 210 के फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, और वहीं पे अगर मैं 175 के फैक्टर लिखूं तो ये आएगा कितना, 5 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? अब बात कर लेते हैं एलसीएम की, तो जल्दी से एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा सर जी ये आया इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, तो हमने कहा एलसीएम ने हमें अभी रिश्तेदारी बताई थी कि जो कॉमन होंगे उनको छोड़, जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स आएंगे। हमने कहा पहले कॉमन वाले दिखा दो, एक 5 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, 5 7 एक बार आएंगे, बाकी सारे निपटा दो। हमने कहा सर जी 2 आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन 5 7 इसमें भी है, तो ये 5 ये 7 नहीं लेंगे, सिर्फ एक 5 जो बचता है वो 5 ले लेंगे, तो ये इसका आ गया एलसीएम। एचसीएफ की बात कर लो, तो हमने कहा सर एचसीएफ ने अपनी पार्टी में सिर्फ उन्हीं को इनवाइट किया था जो दोनों में कॉमन थे, यानी 5 और 7, यानी 5 इंटू 7 इज एचसीएफ ऑफ द नंबर। बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, मल्टीप्लाई करके फाइनल समझ लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हाय रे, फिर से वही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, बट यहाँ पे देखो 3 नंबर है, यहाँ 2 नंबर थे, उससे पहले भी 2 नंबर थे, बट 3 नंबर है, या 4 नंबर हो जाए, 5 नंबर हो जाए, कॉन्सेप्ट वही यूज होता है। क्लियर? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमने कहा सर डायरेक्टली फैक्टर लिख दो, 12 फैक्टर। हमने सर 2 दूनी 4 3 12, ये भी आपको सीखना होगा। हमने कहा 12, 4 इंटू 3, 4 को 2 फैक्टर, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12, काम खत्म। हमने सर 15, 15 को हम तोड़ सकते हैं 3 5 15, 21, तो हमने कहा सर 21, 7 21 होता है, 3 इंटू 7। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, ये भी आप सीखिएगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो हमने कहा सर जी प्राइम फैक्टर तो आपने निकाल लिया, अब एलसीएम निकाल दो थोड़ा सा, है ना। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर जी एलसीएम में पहले देख लो क्या क्या कॉमन है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, सिर्फ 3 एक बार आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी 2 इंटू 2 आ जाएगा, 3 एक बार आ जाएगा, यहाँ 5 बचता है तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 7 बचता है तो ये 7 आ जाएगा, काम खत्म। हमने कहा सर जी एचसीएफ भी निकाल दो एक बार, तो सेम रूल फॉलो होगा, मेरी पार्टी में वही आएंगे जो सब में कॉमन होंगे। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो सिर्फ 3 आएगा, तो एचसीएफ 3 है, एलसीएम तुम्हारा ये टर्म। बात समझ में क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, 3 टर्म्स दे रखे हो तब, 2 टर्म दे रखे हो तब। ओके, अब चलते हैं एक नए पार्ट की ओर। भैया ये जो फॉर्मूला है आपका, दो संख्याओं और मासा और लासा में संबंध, यानी एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लीजिए। यानी अगर मैं बोर्ड में कहूँ तो भैया ये क्वेश्चन एक नंबर में, एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड आता ही आता है। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से समझते हैं फॉर्मूला क्या है और उसका यूज क्या है। तो क्या कह रहा कि दी गई प्राकृतिक संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ गुणनफल की दी गई संख्याओं गुणनफल के बराबर होते हैं।
क्या कह रहा है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हों, तो जो उनका गुणनफल होगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, वो हमारे क्या होगा, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी मैं अगर हिंदी में लिखूं तो दो संख्याएं, यानी मान चलो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, इसको प्रथम लिख देते हैं, हमने कहा सर द्वितीय संख्या थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, इक्वल टू एलसीएम ऑफ द बोथ नंबर, एलसीएम इनटू एचसीएफ, लासा इनटू मासा। फॉर टर्म मैंने कहा सर फर्स्ट ये प्रथम संख्या करिए, इसको पहली संख्या ने लिख करके प्रथम संख्या लिख दीजिए। हमने कहा सर जी प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम यानी लासा इनटू मासा। फर्स्ट संख्या को ए, सेकंड संख्या को बी मान लें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर ए बी का एलसीएम इंटू एलसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। हमने कहा सर जी थोड़ा सा ये इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो क्या होगा a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस फॉर्मूले को याद कर लेना भाई, बहुत ही हेल्पफुल नंबर है और मतलब बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, और एक नंबर का आंसर ये, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आपको सीधा बोर्ड में मिल जाएगा भाई। वैसे तो टीचरों का प्रिय क्वेश्चन है, जरूर देते हैं आपकी जितने भी यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड होंगे, सब में, बट ये बोर्ड वालों का भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो एक नंबर वो दे ही देते कि नहीं भैया एक नंबर इससे देना ही देना है, कसम खा के चलते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करिएगा, इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने कहा सर चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो, कैसा क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सा देखना, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम, एचसीएफ व एलसीएम दे रखा है 24 एंड 360, इनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या फाइंड करिए। हमने कहा ठीक है सर, क्या कि इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए टू नंबर 24 एंड 360 रिस्पेक्टिवली एंड वन ऑफ दिस नंबर इज 72, देन फाइंड द अदर नंबर। क्लियर। हमने कहा कि सर जी दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याएं नहीं, दो में से एक संख्या दे रखी है 72, दूसरी संख्या पूछ रहा है और इनके एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं। हमने कहा सर अभी आपने बड़े प्यार से एक फॉर्मूला बताया कि लेट फर्स्ट संख्या जो है हमारी क्या है, ए, क्या गिवन है पहले ये लिख दो। हमने कहा एक संख्या दे रखा है 72, एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ दे रखा है हमारा 24, एलसीएम दे रखा है हमारा 360। क्या पूछा है, दूसरी संख्या यानी बी इक्वल टू क्वेश्चन। क्लियर। हमने कहा सर अभी आपने फॉर्मूला बनाया, बताया कि a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, रख दीजिए वैल्यू। तो हमने कहा सर a की वैल्यू है 72, b हमको फाइंड करना है, एलसीएम हमको पता है कितना 360 और एचसीएफ दे रखा है 20। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा सर 72 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 360 इंटू 24 अपॉन 72, ठीक है। तो हमने कहा सर जी दो से तो काट ही दो, दो त्याई 6, एक दो छिंग 12, इसको कर दिया 12, है ना, 36 से ये काट दो, कितना आ जाएगा 36 वन जा 36 यानी दिस। तो आंसर बी की वैल्यू क्या आ गई 120 आ गई। हमने कहा सर दूसरी संख्या जो आपकी होगी वो 120 होगी, बात समझ में। तो इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो वो कितना प्यारा सा और इजी सा क्वेश्चन एक नंबर में आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा बस फॉर्मूला, फॉर्मूले के रखने में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा,
और ये पैटर्न प्लस ये चीज़ें। बस में ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था और आएगा, हमेशा याद रखिएगा भाई। चलो आ जाओ, अब आ जाओ जल्दी से भाई। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अक्सर जब ये आता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो करके इसको छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं करना है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर करते हैं। हमने कहा सर जी क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, यानी कंपोजिट नंबर है, ये हमको फाइंड करना है। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर अभी आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई थी, भाज्य संख्या है भाज्य संख्याओं की। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जिनके दो फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, वही तो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर शो कर दूं कि इनके दो से अधिक फैक्टर है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहला देंगे। क्लियर। तो जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। हमने कहा सर जी नंबर उठा लो, थोड़ा सा सोल्यूशन लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, लैंग्वेज आप अपने से समझ के डालिएगा। 11 इंटू 13 प्लस ऑफ 13। हमने कहा सर 3 फैक्टर दिखा दो काम बन जाएगा, तो 13 ले लो कॉमन। 13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, देखो 7 इंटू 11 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। हमने कहा सर एक फैक्टर ये है ही है, 1 एक फैक्टर होता ही है और एक फैक्टर ये हो गया। भैया 1 तो किसी भी चीज का फैक्टर होता है, तो मैंने कहा 1 2 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हैं। क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है। क्या कह सकते हो, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, समझ लीजिएगा भैया, गुणनखंड हैं। और 2 से अधिक अगर गुणनखंड हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। अतः जो नंबर है वो हमारे क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे आगे स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। सेम वे में ये वाला उठा लीजिए। हमने कहा सर जी 7 दे रखा है, 6 5 4 3 2 और 1 प्लस 5 दे रखा है, 5 दे रखा है प्लस 5 कॉमन ले लो, तो 5 तो एक फैक्टर हो गया, बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। हमने कहा सर 1 एक फैक्टर होगा ही, 5 है ही है, और 7 ये भी एक फैक्टर ही तो होगा, मल्टीपल करने के बाद जो भी आए निकाल ही लेंगे। तो 3 फैक्टर हो गए, हैविंग अ 3 फैक्टर यानी मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। कहेंगे ये नंबर क्या है, भाज्य संख्या है। आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा क्या, कि भैया 2 से अधिक जो है गुणनखंड हैं, तो जो गिवन संख्या, जो दी गई संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछता है, बच्चा ये देख के कंफ्यूज हो जाता है, तो हमने को कंफ्यूज नहीं होने को है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई लोगों, ये भी क्वेश्चन ऐसा है बहुत इजी सा, बट क्या होता है बच्चा देखेगा और टेंशन में आ जाएगा, है ना, तो ये नहीं करना। आ जाओ जल्दी से इसको। हमने कहा सर जी जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी यूनिट प्लेस में 0 आएगा, कि हमको ये बताना है। कह रहा चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने कहा सर जी चेक करना पड़ेगा, तो हमने क्या कहा सर, गिवन है, दिया हुआ है 6 की पावर n, जहां n नेचुरल नंबर है, n अगर नेचुरल नंबर है, n प्राकृतिक संख्या गिवन है ना भाई। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है, n प्राकृतिक संख्या है ना, अगर होल नंबर देते तो 0 से स्टार्ट करते, लेकिन प्राकृतिक संख्या होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या देता, तो हम क्या करते, 0 से स्टार्ट करते वैल्यू रखना। लेकिन यहाँ n प्राकृतिक संख्या है तो 1 से स्टार्ट करते करेंगे रखना। तो हमने कहा सर n की वैल्यू 1 रख दो, थोड़ा सा कितना आ गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 वैल्यू 1 यानी 6 आ गया। हमने कहा सर n की वैल्यू 2 रख दो, n की वैल्यू 2 रखोगे 6 पावर 2 यानी क्या आ गया, 36 आ गया। सेम वे में n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो हमने कहा सर 6 पावर 3 36 से मल्टीपल आ जाएगा। अब एंड सो ऑन ऐसे ही चलता चला जाएगा। हमने कहा सर जी हमने जो आज तक पढ़ा है कि यूनिट प्लेस में अगर 0 चाहिए तो 10 चाहिए, यानी 2 इंटू 5 के फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए,
2 और 5 के अगर फैक्टर मिलेंगे तभी यूनिट प्लेस में 0 मिलेगा। आप यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे कि भैया कि अगर हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस में 0 चाहिए, 0 संख्या चाहिए, तो हमें 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए हमारे इनके फैक्टर्स में या इन नंबर्स के फैक्टर में। लेकिन यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि रखने पे 6 आ रहा, 36 यानी 6 इंटू 6 ही है। यहाँ पे अगर ये कहो तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ही है। और 6 के अगर फैक्टर की बात करूं तो यार 2 इंटू 3 ही है ना जी। मैंने कहा सर जी इसको थोड़ा सा हटाते हैं और 6 के फैक्टर की बात करो 2 इंटू 3। यहाँ पे भी फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 ही होना है, एंड सो ऑन। आगे कहानी तो यही चल रही है। तो यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर तो है ही नहीं। अगर 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है तो यूनिट प्लेस में 0 हमको नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखिएगा कि हमारे पहले वैल्यू रख के दिखा दीजिएगा, फिर कहिएगा यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या है 2 और 3, और हमारे यूनिट प्लेस में यानी अंक इकाई स्थान पर क्या चाहिए, अगर हमें 0 चाहिए तो उसके लिए हमें 2 और 5 का फैक्टर चाहिए, जो कि यहां पर हमको नहीं मिला। अतः जो ये नंबर है कभी भी 0 से यूनिट प्लेस में 0 नहीं मिलेगा। प्रॉपर लिख करके लैंग्वेज के साथ इसको बताइएगा कि यूनिट प्लेस में 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 के लिए हमें 10 चाहिए होगा, यानी 2 इंटू 5 के फैक्टर चाहिए होंगे हमारे नंबर में। बात सुन में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये बात समझ में आती है तो आप कर लोगे, नहीं आती है तो बच्चा इसी को देख के हैरान हो जाता है कि अब इसका क्या करें। तो आपको प्रॉपर 1 2 3 रख के दिखा देना कि भैया 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है, अगर 2 5 फैक्टर नहीं है तो यूनिट प्लेस में 0 नहीं मिलेगा, बात खत्म। क्लियर। चलो अब आते हैं हमारे क्या नाम है बोर्ड के एग्जाम में, है ना, जो बोर्ड वाला एग्जाम है ना यूपी बोर्ड वाला। तो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड भी कह सकते हो कि उनका जो है क्रश, जैसे आप लोगों की क्रश हो गई है ना, वैसे ही यूपी बोर्ड की जो क्रश वाला क्वेश्चन है, जो कहता है कि भैया ये क्वेश्चन तो मैं दूंगा ही दूंगा एट एनी कंडीशन, है ना, मेरी घरवाली ने कहा है कि ये सवाल जरूर देना है हर बार एग्जाम में, वो वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उसकी नींव ये है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट समझ लेना और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 100, अगर आप पता है पिछला 10 ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो 10 साल में जितने भी पेपर हैं उनमें से 9 क्वेश्चन पेपर में तो वो चीज मिल ही जाएगी। इतनी कंडीशन है उस क्वेश्चन के आने की, ठीक है, या उस टाइप के क्वेश्चन के आने की। तो अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझेंगे, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या कह रहा, यदि p एक अभाज्य संख्या है और a एक पूर्णांक है और p a स्क्वायर विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इंग्लिश वालों के लिए, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज ए इंटीजर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइडेड a। अब सर जी आपने बता तो दिया स्टेटमेंट में, लेकिन समझ में ना आया क्या कहा आपने। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझिएगा। ये कह ये रहा है कि अगर हमारा क्या है, हमने कहा सर जी p एक अभाज्य संख्या है, p इज ए प्राइम नंबर एंड एक एक कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, पूर्णांक संख्या, सॉरी एक हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइड करने पे जो शेषफल आए, रिमाइंडर आए, वो 0 आए। ए स्क्वायर को पी से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा क्या है 0 आए, तो ए को डिवाइड करेंगे पी से तब भी जो हमारा रिमाइंडर होगा ऑलवेज 0 आएगा। बात समझ में क्लियर है, बहुत इजी सा है। एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा सर 25 का स्क्वायर 5 से अगर डिवाइडेड है, डिवाइड करो क्या होगा, हमने कहा सर जी शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर 25 का स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया शेषफल 0 आएगा, तो 25 को भी 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। बचपन में हमने बहुत बार ये चीज़ की हुई है डिवाइड करके। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब बात समझ में आई, मतलब फिर से एक बार समझना, क्या इफ p इज ए प्राइम नंबर, p हमारा कोई प्राइम नंबर है, p कोई
प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और एक कोई इंटीजर नंबर है, एक कोई इंटीजर नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड है, मतलब ए स्क्वायर को अगर मैं पी से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 है, तो उस कंडीशन में जो ए होगा वो भी पी से क्या होगा, डिवाइडेड होगा। फॉर एग्जांपल दिस, इस पार्ट को समझना, क्योंकि इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात सुन में? चलो आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा कि देखिए किस प्राप्त अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ ट्रिक्स है, कुछ छोटी सी चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या कह रहा कि किस तरीके से हम बिना एडिशन सब्ट्रैक्शन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो गिवन रिजल्टेंट नंबर आएगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा कि इनरैशनल नंबर होगा। बहुत इजी सी पार्ट है, समझ लेते हैं एक बार। तो हमने कहा सर जी अगर कोई परमेय, दो परमेय संख्याएं हमको दे रखी हैं, क्या एक परमेय संख्या ये, ठीक है, हमने कहा सर एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये चार ऑपरेशन उनमें किए किसी परमेय संख्या के साथ, किसी परमेय संख्या के साथ, तो उस कंडीशन में हमेशा जो है परमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑलवेज क्या मिलेगी? परमेय संख्या मिलेगी। वहीं पे अगर एक परमेय संख्या हो, परमेय संख्या, इनके बीच में ये चार ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हो, और दूसरी संख्या क्या हो? अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या हो, दूसरी क्या हो? अपरमेय संख्या हो, और ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हों, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऑलवेज जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो एक अपरमेय संख्या आएगा। हमने कहा सर जी ये वाली बात को थोड़ा सा समझा तो मजा आ जाए, इस वाली बात को। तो हमने कहा सर जी अगर एक प्रमेय संख्या 2 दे रखा है, एक अपरमेय संख्या √3 दे रखा है, दोनों का एडिशन किया तो हमेशा क्या मिलेगा? 2 + √3 ही मिलेगा। हमने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × √3 कर दो, तो जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? अपरमेय ही तो मिलेगी। क्या ये बात समझ में? यानी हमें सिर्फ देखना है दोनों नंबर क्या है, एक परमेय है दूसरी अपरमेय है, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या मिलेगी। सिंपल सी कहानी है। एट द एंड थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो अपरमेय संख्याएं हैं, दो अपरमेय संख्याएं हैं जिनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन करूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा? तो हमने कहा सर परमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरमेय भी संख्या मिल सकती है। इसके लिए हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बस में देखो परमेय संख्या हो तो ऑलवेज रिजल्टेंट परमेय संख्या मिलेगी, परमेय संख्या अपरमेय संख्या हो तो अपरमेय संख्या मिलेगी। लेकिन दोनों अगर अपरमेय संख्याएं हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे परमेय संख्या मिलेगी कि अपरमेय, ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, हमें ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेना, जैसे कि अगर वो कहे कि भैया रूट इंटू रूट कर दो, तो देखो ये भी अपर में है ये भी अपर में है, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा? एक परमेय संख्या आ जाएगा। वहीं पे अगर कहे √2 + √2 कर दो, तो ये तो 2√2 आएगा, तो देखो ये भी परमेय अपर में, ये भी अपर में, और रिजल्टेंट भी क्या आ गया? अपर में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, एमसीक्यू में ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे देता है कि दो परमेय संख्याएं हैं उनका एडिशन कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, या दो अपरमेय संख्याएं हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या आएगा? परमेय आएगा, क्या परमेय आएगा। सेम वे में एक परमेय एक अपरमेय संख्या है तो उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा? अपरमेय संख्या मिलेगी कि परमेय संख्या मिलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं, बस ऐसे ही एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ के मास्टर स्ट्रोक वाले क्वेश्चन। यह ऐसा क्वेश्चन है जिसको हर साल बोर्ड में देखा जाता है। मैंने बताया ना ये वही वाला है क्वेश्चन है जिसमें टीचर्स की बीवियों ने कहा है, क्या कहा है कि भैया जी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, पसंदीदा सवाल साले की तरह। बात समझ में आई? तो ये सवाल आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक पेपर में आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो भैया अच्छे से समझ लेना, और जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करने में कोई टफनेस नहीं है, बट जो ये लैंग्वेज वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से समझना, क्योंकि जैसे पैटर्न है उसी
तरीके से आपको वहां लिखना होगा और आपको नंबर मिल जाएंगे फुल पे फुल, यानी ये फिक्स वाले नंबर से। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं। हमने कहा सर जी कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इन रैशनल नंबर, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, एक इन रैशनल नंबर है। और किस तरीके से फाइंड करेंगे इस चीज को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 इज ए अपरिमेय संख्या। हल सबका सेम होगा, समझ लीजिएगा। तो हमने कहा सर जी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं आज। हमने कहा सर रूट 5 इसे अपरिमेय संख्या हमें प्रूफ करना है, तो हम लेट करेंगे, माना क्या मान लिया कि रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, जहां ए और बी हमारे क्या हैं, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है या को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। क्या है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर है, थोड़ा समझते हैं। को प्राइम नंबर है तो क्या कहते हैं को प्राइम नंबर्स। देखो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन चीजें ना हो, मतलब जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। जैसे अगर मैं 2 और 7 कहूँ तो इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। वैसे तो ये दोनों प्राइम नंबर की बात करूं, मैंने कहा सर 8 और 7, अब देखोगे 8 और 7 की अगर बात करूं तो इनमें कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं। बल्कि 8 हमारा कंपोजिट नंबर है और 7 हमारा क्या है, आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। बट इन दोनों के बीच में अगर कॉमन की बात करो तो एस में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमने क्या कि सर जी लेट कर लेते हैं ए और बी जहां पे क्या है को प्राइम नंबर है। हमने कहा ठीक है सर जी, अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो तो हमने मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है। हमने कहा ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहा सर जी बी को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 5 रूट 5 इंटू बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो b इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन रूट 5, हमने कहा होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ तक की चीजें क्लियर। हमने कहा ठीक है सर, अब इसको पकड़ लो। हमने कहा सर जी हमें अभी आपने बताया जैसे कि 5 ए क्या है आपका प्राइम नंबर है, और जो a है हमने को प्राइम ले रखा है, यानी कोई इंटीजर नंबर होगा, है ना। तो इस कंडीशन में अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी a स्क्वायर इज भाज्य है, नहीं विभाजित कहेंगे, क्या a स्क्वायर विभाजित हो रहा है किससे, विभाजित हो रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, या a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, इंग्लिश हिंदी दोनों समझ लीजिएगा, डिविजिबल बाई 5, देन क्या होगा, अतः a भी क्या होगा, a भी विभाजित होगा किससे, 5 से। a इज ऑल्सो विभाजित, है ना, ऑल्सो डिवाइड बाई 5। यही स्टेटमेंट अभी बताया था मैंने, है ना। ए स्क्वायर बाई पी सेसफल 0, देन ए बाई पी भी सेसफल 0 होगा, यानी 20 क्या होगा, अगर ए पी से डिविजिबल है, विभाजित हो रहा है, तो ए भी पी से विभाजित होगा। वही चीज यहाँ पे लिखोगे, हिंदी में ये लिख दोगे कि क्या ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, होता है, 5 से विभाजित होता है, तो ए भी, अतः ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, सेम स्टेटमेंट। क्लियर, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। हमने कहा ठीक है सर जी, अब आ जाइए। हमने कहा सर अगर ए स्क्वायर ए बाई 5, यानी क्या यहाँ पे हमने ये कहा कि ए बाई 5 ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। ए जो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यानी ए भी 5 से विभाजित होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हुआ। हमने कहा सर ए बाई 5 को मान लीजिए सी, जहां सी एक क्या है, पूर्णांक, कोई सी एक पूर्णांक संख्या है। हमने कहा ठीक है सर, फिर से देख लेते हैं। हमने कहा सर दिस, तो ये हो जाएगा क्या, a बाई 5 इक्वल टू सी, इक्वल टू 5 सी, a इक्वल टू 5
सी। इक्वेशन नंबर 1 उठा लो, इक्वेशन नंबर 1 उठाया। जब इक्वेशन नंबर 1 उठाया तो क्या होएगा, हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 पे ये वैल्यू उठा के रखो। जैसे रखोगे तो ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू है 5c का होल स्क्वायर बाई 5। थोड़ा सा देखिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर जी ये हो जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5। 5 से 5 क्या ये, तो हमने कहा सर ये बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सी स्क्वायर क्या आ गया, हमने कहा सर बी स्क्वायर बाई 5 आ गया। अगर सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 5 है, समझना प्रॉपर वे में, या फिर ये बात फिर से कर सकते हो, है ना। हमने कहा सर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 5, यानी ए जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, ए अपॉन 5 इक्वल टू सी, हमने बोथ का स्क्वायर कर लिया। या फिर हमने क्या किया, ए की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 पे रखी तो यहाँ से मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन दिस, देन बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। हमने कहा सर 5 को इधर भेज दो इस साइड, तो देखो यहाँ से मिल गया सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अब फिर से समझना, हमने कहा बी एक प्राइम नंबर था, पूर्णांक संख्याएं थी, जो भी था, अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यही तो ठीक था, अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। बी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, थोड़ा सा छोटा इसको करेंगे और उठा के यहाँ रख देंगे। अच्छा ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो और इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं भाई, ठीक है। मैंने कहा सर जी बी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित होगा। अब एक तो समस्या हो गई, ए और बी तो को प्राइम थे, ए और बी आपस में तो डिवाइड हो नहीं रहे थे, इनका एचसीएफ तो 1 होना चाहिए था। बट यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं कि ए भी 5 से डिवाइड है, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ से ए एंड बी का जो एचसीएफ है वो तो 5 आ रहा है। उभयनिष्ठ, यहाँ पे आप स्टेटमेंट डाल दोगे क्या कि ए और बी का उभयनिष्ठ महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ए बी तो हमारे को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर क्या होता है, हमने कहा सर सहभाज्य संख्याएं, और सहभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो कायदे से तो ए और बी का जो एचसीएफ होना चाहिए वो हमारा 5 आना चाहिए, वो सॉरी 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी जो हमने लेट किया था कि ए बाई बी इज ए को प्राइम नंबर, वो गलत हो गया, है ना। यानी √5 इक्वल टू ए बाई बी जो लेट किया था वो हमने क्या किया था, गलत हो गया। उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ आपका मासा जो है आपका 5 आ रहा है, इट मीन जो लेट किया वो गलत है। अब जो माना वो गलत है तो √5 क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर जी ए बाई बी, यानी ए बाई बी में फॉर्म में लिखा था ना, तो यहाँ यानी √5 क्या था, रैशनल नंबर था, हमने ये लेट किया था, यानी एक परिमेय संख्या हमने ये लेट किया था, बट इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में भैया, स्टेप्स अच्छे से समझ लेना, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देना, मजा आ जाएगी। कुछ स्टेटमेंट है तो इनको और अच्छे से लिख लेना भाई, इसी तरीके से होता है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आपको यही सॉल्व करना है, रट लेना अच्छे से, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। √2 √3 √5 वाला तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है, बात समझ में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस टाइप का आता है, बट ये उससे थोड़ा सिंपल होता है, ये तो इसमें 2-3 स्टेप अच्छे हैं, बट इसमें इतने स्टेप भी नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा क्या कह रहा यार, भैया ध्यान देना, हेलो, अच्छे से समझना यार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसमें से या इससे, इस क्वेश्चन से या इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा,
आपके जो भी अगले एग्जाम होने वाले हैं जिसमें रियल नंबर चैप्टर आएगा उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बात समझ में? तो चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3+2√5 एक में संख्या है, इसको प्रूफ करना है। तो हमने कहा सर ठीक है, फिर से यहाँ पे लेट कर लो, माना क्या कि 3+2√5 इक्वल टू क्या है, a/b है, जहां a और b हमारे क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर्स हैं। असहभाज्य संख्याएं यानी इनका एचसीएफ मासा क्या होगा, 1 होगा। हमने कहा ठीक है सर, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने कहा सर जी ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू a/b-3। हमने कहा सर √5 इक्वल टू क्या होगा, तो √5 इक्वल टू आ जाएगा a-3b/2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2। इसको इतना ही करना है। अब हमने कहा सर जी हमको तो ये चीज मिल रही है, जहां पे हमको ये पता है कि ये क्या है, यहाँ पे इसके बाद क्या करो, अतः √5 हमारा क्या है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की बात कर रहे हैं। हमने कहा बाएं पक्ष में, यहाँ लिखिएगा बाएं पक्ष में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना भाई लोगों। वहीं पर a-3b/2b ये तो एक परिमेय संख्या है, और इससे क्या चीज मिली कि कभी भी परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर तो हो नहीं सकती, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। इट मीन्स जो हमने लेट किया है वो गलत है, अतः जो आपका 3+2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि जो हमने माना वो गलत हो गया। बात समझना, 3+2√5 इक्वल टू a/b, a/b हमारा a/b क्या हो गया भाई, रेशनल नंबर हो गया ना, यानी हमने उसको परिमेय संख्या मान लिया। फिर ये चीज देखिए रिलेशन देखा तो हमने कहा सर √5 तो एक अपरिमेय है और ये नंबर तो एक परिमेय संख्या दिख रहा है, और दोनों भाई परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होती है ना, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में 3+2√5 मतलब जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था, जो कंट्राडिक्शन वाला पार्ट आ गया। तो 3+2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ये चीज प्रूफ हो गई। इसमें थोड़ी और लैंग्वेज है, आप अपनी बुक ओपन करिएगा, बुक में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स होंगे, उन सारे स्टेप्स को याद कर लेना। बस उनमें चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर। हमारा एक आखिरी क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। कभी कभी एलसीएम एचसीएफ के ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है एमसीक्यू में, है ना, तो इसको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। तो कह रहा कि भैया 3 bells ring interval of 48, 60 and 72 minutes. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? मतलब समझिएगा कि 3 घंटियां हैं जो कि 48, 60 और 72 मिनट के इंटरवल में क्या कर रही हैं, रिंग हो रही हैं। हमने कहा ठीक है सर, यदि वो एक साथ बजना शुरू करें कि भैया एक बार एक साथ बजी तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे खुद से, ये हमको फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, हमने कहा सर एचसीएफ से तो काम बनने वाला नहीं है, कॉमन वाले पार्ट से तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला टाइम कहाँ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भैया 3 रिंग्स हैं, कब एक साथ दोबारा रिपीटिंग वाली पार्ट में कि एक टाइम इंटरवल के बाद कब ये रिपीट होंगी, तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलो एलसीएम लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा हमने कहा सर जी दे रखा है 48, 60 और 72। तो देखो 3 नंबर का अगर एलसीएम ही सिर्फ निकालना है तो हम ये एक और तरीका है जिसको यूज कर लेते हैं, तीनों का एक साथ फैक्टर करते हैं। हमने कहा सर जी 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36, फिर से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18। हमने कहा जब तक 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए सारे नंबर्स, 2 से तो ये 6 हो जाएगा, ये 15 है, जैसा ये तो डिवाइड नहीं हो रहा तो जैसा है वैसे उतर आएगा, ये 2 9 18 हो जाएगा। हमने कहा फिर डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। हमने कहा सर अब 2 से तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो अगला प्राइम नंबर 3 को उठा लो, तो ये 3 से 1 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अभी 3 वाले टर्म्स बचे हैं तो फिर से 3 से डिवाइड करो, तो ये 1 5 और 1। हमने कहा सिर्फ 5 बचा है तो 5 को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1।
ये भी एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो ये आया ना, सीधा एलसीएम आ गया आपका। हमने कहा एलसीएम ऑफ द नंबर की बात करो, एलसीएम क्या आएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 4, 2 4 2 8 2 16 2 32 32, नहीं सॉरी 2 2 4 2 8 2 16 16, 3 9 9 और ये 5, 16 5 80 इंटू 9, 9 8 72 हो गया 720। 720 यूनिट क्या होगी, हमने कहा सर जी मिनट। कौन सा आंसर सही है, हमने कहा डी इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा ये एक ऐसा सवाल था जो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और भैया वर्ड्स वाले प्रॉब्लम में बता नहीं क्यों बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जब भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा ना, वहाँ पे भी हम ये क्वेश्चन फिर से करवाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर, तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। यहाँ पर हमने रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करा लिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपके पास जो भी बुक हो, है ना, उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखो ऐसा है, सारा गेम ना प्रैक्टिस का है, जितनी बार आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा होगा। और कॉन्टिन्यूटी पे लगभग हर एक वीक में आपके एक चैप्टर का कंप्लीट शॉर्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक चैप्टर जब भी मैं पढ़ाऊंगा, आप प्रॉपर वे में उस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके शॉर्ट नोट बनाएंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। और अगर आपने ये सारी चीजें की, तो मैं आपसे वादा करता हूं, एट द एंड आपके 100 में से 95% नंबर आने के तो 100% चांसेस है भाई। 90 प्लस तो आ ही जाएंगे एट एनी कंडीशन। 95 प्लस या 90 प्लस लाना है तो उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, स्कूल वाले जो 30 हैं उनको ऐड करके बोल रहा हूँ, बस में। तो अगर आपको नंबर अच्छे करने हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पढ़ाई को कंटिन्यूटी दीजिए, ठीक है, और साथ साथ धीमे धीमे पढ़ते चलिए, जिससे क्या होगा, बर्डन भी कम होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगे और करते चलेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। क्लियर, अच्छा जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।